हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हम नेशनल इनकम के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। वो हमारी पार्ट 1 थी, ये पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। और हमारी पार्ट 1 वीडियो में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट एंड फेजेस ऑफ नेशनल इनकम। साथ ही साथ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो। और इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं वैल्यू एडेड एंड इनकम मेथड के। सो आप उसको भी देखिएगा, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो कि हम फेजेस के थ्रू भी एक्सप्लेन करते हैं। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एग्ज़ाम्स में अगर हम बात करें कि किस मेथड के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड के ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड एक चीज़ का और एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा कि नेशनल इनकम इज़ इक्वल्स टू NNPFC। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था और यहाँ पे भी आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू NNPFC। अब हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की। तो वैल्यू एडेड मेथड है क्या? द वैल्यू ऑफ मनी फॉर ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम बात करेंगे जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ है एक साल में, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को आपको ऐड करना है। और ये प्रोडक्शन प्रोसेस का पीरियड होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन की बात की जाती है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को लोगे, वर्क इन प्रोग्रेस या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर की वैल्यू को ऐड नहीं किया जाता है। अगर आप ऐड करते हैं तो डबल काउंटिंग होती है और आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती है। फिर आप बात करते हो इनकम मेथड की। तो इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स। जितने भी आपके फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, उनको जितनी भी इनकम रिसीव हुई है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, वो आपको उनकी नेशनल इनकम दिखाती है बाय द मेथड ऑफ इनकम मेथड। और इस मेथड को हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। तो यहाँ पे हम बोलते हैं नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर। यहाँ पे बात की गई है कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपकी इकोनॉमी ने कितने एक्सपेंडिचर किए हैं, वो सारे जब एक्सपेंडिचर्स को आप एडअप कर दोगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि ये तीनों मेथड आपको सेम रिजल्ट देंगे, सेम मैग्नीट्यूड से देंगे। और ड्यू टू द फेजेस ऑफ नेशनल इनकम, जो कि हम अपनी पहली वीडियो में बात कर चुके हैं नेशनल इनकम पार्ट 1 में, तो मैं आई बटन में यहाँ मेंशन कर दूँगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे फेजेस को समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की। वैल्यू एडेड मेथड को अब हम देखेंगे किस तरह से इस मेथड से हम नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। तो आप देखेंगे मैंने लिखा है वैल्यू एडेड स्लैश GDP/MP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये इसका बेसिक फॉर्मूला दिया गया है। और आप चाहे वैल्यू एडेड लिखो चाहे GDP/MP, दोनों एक ही बात है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप GDP/MP लिखें, क्योंकि हमको आगे फर्दर मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं तो उसमें GDP/MP ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, क्योंकि हमें उसको फर्दर कन्वर्ट करना पड़ता है NNPFC, दैट इज़ नेशनल इनकम। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली कितना आपने गुड्स का प्रोडक्शन किया। तो अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स, ऐसा कब होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स होता है? तो जब आपने जितना भी प्रोडक्शन किया है वो पूरा 100% सेल हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल। और दूसरा केस क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये कब होता है? जब आपने प्रोडक्शन जितना किया है वो 100% सेल ना हो। सपोज आपने प्रोडक्शन 100% जो किया है उसमें 80% सेल होता है और 20% सेल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब जितना आपका लेफ्ट ओवर बाकी है, तो सेल्स आपके पास है जितनी आपने सेल की प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला दिया है मैंने, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और आपकी इस तरह से वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाती है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है जब आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है और इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं सो दैट आप उस फाइनल प्रोडक्ट को बना सको।
सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आप ब्रेड बना रहे हो, तो ब्रेड बनाने के लिए आपको फ्लावर की ज़रूरत होती है। तो पहले आप एक रॉ मटेरियल पे एक्सपेंडिचर करते हो, दैट रॉ मटेरियल एक्सपेंडिचर इज़ योर इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड तब आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनता है ब्रेड। नाउ कन्वर्जन ऑफ जीडीपी टू नेशनल इनकम। अब आपको पहले जीडीपी एमपी मिल चुका है, जैसे कि आपको पता है जीडीपी एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब आप क्या करोगे, उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करोगे, दैट इज NNPFC इक्वल्स टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIM माइनस NIT। और इस तरीके से आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी बाय द मेथड ऑफ वैल्यू एडेड। ये इजी मेथड है, बट बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम्स में, पूछा जाता है बट बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। नाउ हम बात करेंगे, एक एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं हम कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। पहले मैं आपके साथ एकदम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड मैंने डेटा दिया है पर्टिकुलर एंड अमाउंट। पर्टिकुलर में मैंने दिया है रॉ मटेरियल 1000 and import is 200. So your answer is intermediate consumption equals to purchase of raw material, that is 1000. क्यों हमने कहा कि ओनली 1000, इम्पोर्ट भी तो हमारे वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसको हम लेते हैं प्रोडक्शन करने में, बट ये नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो इम्पोर्ट भी एक तरीके का रॉ मटेरियल ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें भी हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड करना है, और उसका जो डेटा दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 800 एंड इम्पोर्ट 400। तो अब आप ध्यान देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म प्लस इम्पोर्ट। वाई आई हैव रिटन प्लस इम्पोर्ट, बिकॉज मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, ये जो रॉ मटेरियल 800 है ये डोमेस्टिक फर्म का ख़रीदा हुआ है, और जो इम्पोर्ट है वो इंटरनेशनल फर्म का होता है। इस वजह से आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, तब आपको टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिलेगा, दैट इज़ 800 प्लस 400 इक्वल्स टू 1200। नाउ इसमें देखेंगे मैंने एंड में इंक्लूड भी किया है, इम्पोर्ट आर इंक्लूडेड एज इट इज़ स्पेशली मेंशन दैट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म, और हमने डोमेस्टिक फर्म से किया बट इम्पोर्ट हमारा इंटरनेशनल फर्म से है, तो हमें उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि वो भी हमारा एक तरीके का रॉ मटेरियल है। ओके, अब हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में हमें फाइंड करना है नेशनल इनकम, और इस तरह से हमें डेटा दिया हुआ है सेल्स 4000, रॉ मटेरियल यूज़ 1500। एक बात का याद रखेंगे, अगर रॉ मटेरियल यूज़ दिया है चाहे इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, दोनों एक ही चीज़ है, 1500। चेंज इन स्टॉक 1200, NFIA 500, NIT 200। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक भी दिया है और सेल्स भी दिया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दिया है तो दैट इज़ इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, बट अगर क्वेश्चन में सेल्स भी दिया है और चेंज इन स्टॉक भी दिया है तो आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड करने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमने किस तरह से सॉल्व किया है। पहले हम जीडीपी एमपी निकालते हैं, तो जीडीपी एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने किस तरह से निकाला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और सेल्स हमारी थी 4000 की और चेंज इन स्टॉक था 1200 रुपये का, तो हमारा टोटल जो आया दैट इज़ 5200। एंड हमने आपको ये बात पहले ही बताई है कि रॉ मटेरियल यूज ही आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो आप देखेंगे ऊपर ब्राउन कलर की जो लाइन है उसमें जीडीपी एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 5200 माइनस 1500, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 3700। तो आपको मिल चुका है जीडीपी एमपी। अब आप क्या करेंगे, इस जीडीपी एमपी को आप कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम में, दैट इज NNPFC। तो मैंने नीचे लिखा है NNPFC इक्वल्स टू GDPMP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT इक्वल्स टू 3700। आपका GDPMP था। सिंस क्वेश्चन में डिप्रीसिएशन नहीं दिया है तो आप वहाँ पे ज़ीरो रख देंगे, अगर कोई वैल्यू नहीं दी है और आपको उसको रखना है तो आप वहाँ ज़ीरो मेंशन कर देते हैं, प्लस NFIA आपको 500 दिया है माइनस NIT
200. So your answer is NNPFC is equals to 4000. अब हम सेकेंड मेथड के बारे में बात करेंगे और सेकेंड मेथड में हम फाइंड करते हैं GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेजेस एंड सैलरीज प्लस रेंट प्लस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस सरप्लस टू पब्लिक सेक्टर प्लस मिक्स इनकम प्लस वैल्यू ऑफ गुड्स केप्ट फॉर पर्सनल कंजम्पशन प्लस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस NFIA प्लस NIT प्लस डेप्रिसिएशन, बेसिकली हर तरीके की इनकम को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और जब हमें GNPMP मिल जाता है तो उसके बाद हम कन्वर्जन करते हैं, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ GNPMP टू नेशनल इनकम, दैट इज़ NNPFC। आप GNPMP को NNPFC में कन्वर्ट करते हो। उसको कन्वर्ट कैसे करते हो, NNPFC equals to GNPMP minus depreciation and minus NIT। और जब आप इतना कर लेते हो तो आपको आपकी नेशनल इनकम मिल जाती हो। इस तरीके से आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड करते हो। बट एक चीज़ का आपको ध्यान देना है जो कि मैंने नोट में मेंशन किया है, नो एडिशन ट्रांसफ़र पेमेंट और इनकम। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके की ट्रांसफ़र पेमेंट और इनकम को आप नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम ऐड नहीं करोगे। जैसे कि सब्सिडी हो गई, किसी तरीके का गिफ्ट मिला, किसी तरह की ग्रांट मिली, आपको इन सारी चीज़ों को ऐड नहीं करना है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे नेशनल इनकम का बाय इनकम मेथड। तो आप देखेंगे डेटा दिया गया है, डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, रेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, टैक्स एंड एक्सेट्रा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आपका फॉर्मूला होना चाहिए GNPMP का इनकम मेथड से, सो दैट जब आप इन पर्टिकुलर्स को रीड करेंगे तो आपके दिमाग में एक फ्रेम आउट हो जाएगा कि हाँ ये टर्म्स मुझे लेने हैं वाइल कैलकुलेटिंग GNPMP। तो आप देखेंगे जैसे कि मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं इसको रीड करूँगी तो मुझे समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं GNPMP में, डिविडेंड ऐड करते हैं, रेंट ऐड करते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ऐड करते हैं, वेजेस ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ऐड करते हैं, पेमेंट टू वर्कर्स फॉर्मूले में इस तरह नहीं लिखा है बट हमने एक तरीका लिखा है कि सैलरी दे के हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट टू वर्कर्स भी आएगा, NIT भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट भी आएगा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा है GNPMP एड डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, रेंट एंड टू अप टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देन मैंने सारे वैल्यूज़ को लिखा है और उनको सम अप कर लिया है, 4000, 1500, 4000, 1750, 6000, 450, 2000, 1000, 2500, 2200 एंड 1000। मैंने इनको जब सम किया तो मुझे मिला 22,800। और आपको जब पता है कि जब आपका GNPMP आ जाए तो अब आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है इसका इनटू NNPFC। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे, NNPFC इक्वल्स टू GNPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। जैसे कि कन्वर्जन आप प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हो तो यहाँ पे मैंने उसको एलैबोरेट नहीं किया है। फिर है NNPFC इक्वल्स टू 22,800 माइनस 400 माइनस 1000। सो आपको मिला है NNPFC इक्वल्स टू 21,400 आंसर। और इस तरीके से आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। सिंपली आपको क्या करना है, पहले इनकम मेथड से GNPMP निकालना है, फिर उसको कन्वर्ट कर देना है NNPFC में, और NNPFC ही आपकी नेशनल इनकम होती है। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके अब हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 में हमें फाइंड करना है नेशनल इनकम, पर्टिकुलर साइड में दिए गए हैं, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मिक्स्ड इनकम, सब्सिडीज, रेंट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, NFI एंड एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन। सो आप मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि जब आप इन पर्टिकुलर्स को रीड करते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि GNPMP के फॉर्मूले में क्या क्या एलिमेंट आपको ज़रूरी हैं और क्या क्या एलिमेंट इसमें दिए गए हैं। तो जब मैंने इसको रीड किया तो मैंने एक चीज़ देखा कि इसमें क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ दिया गया है, तो मैं इनको पुट करूँगी कि NIT को पुट करूँगी। तो उस कंडीशन में मुझे सबसे पहले अपने पर्टिकुलर्स में ये चेक करना होता है कि क्या NIT दिया है अलग से। अगर NIT दिया है अलग से तो इन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ से आपको कोई भी वर्किंग नहीं करनी है। बट अगर आपको NIT नहीं दिया है तब आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ करके NIT फाइंड करना है और तब आपको NIT लिखना है। तो नाउ अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। GNPMP इक्वल्स टू मिक्स्ड इनकम प्लस रेंट
प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स असेट प्लस NFIA प्लस एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन प्लस NIT। सो मैंने NIT सबसे एंड में लिखा है, क्यों? क्योंकि NIT इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ है, तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी और मैंने येलो बॉक्स में इसकी वैल्यू को फाइंड किया है। तो NIT आया है हमारा 77,170। अब हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यू लेके GNP फाइंड करेंगे, जो कि आया है 7,38,320। और अब हम इस जो GNP आया है इसको NNP-FC में कन्वर्ट कर देंगे, नेशनल इनकम फाइंड कर लेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, NNP-FC इक्वल्स टू GNP-MP माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT करेंगे। और आपको पता है GNP-MP की वैल्यू है 7,38,320। उसमें से हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, तो डेप्रीसिएशन आपका टर्म में दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट माइनस NIT, जो हमको 77,170 है। सो हमने सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दी है और हमारा आंसर आ गया NNP-FC इक्वल्स टू 6,61,150। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रही थी कि NIT की वर्किंग आप किस तरह करेंगे, और कोई टर्म अगर नहीं दिया है और उसके एलिमेंट्स दिए हैं तो आपको पहले उस एलिमेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद उस टर्म को फाइंड करके आपको उसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो इस टॉपिक में या इस वीडियो में, प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल हेल्प यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी हेल्प हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।